जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के बारे में। क्योंकि साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूपी टेट ही नहीं बल्कि सी टेट, रीट, डी तक के एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आइए साथियों, बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत के बारे में, जिसमें सबसे पहले साथियों बात करें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे। तो याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग एक जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का मुख्य कार्य क्या था, किस कार्य के लिए वो फेमस हुए थे, तो उन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा कोहलबर्ग ने दिया था। अब उसके बाद बात करें यह क्यों फेमस हुए, इनका प्रयोग क्या था, तो याद रखिएगा उन्होंने 10 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया और उन बच्चों को काल्पनिक कहानियां सुनाई और काल्पनिक कहानियां सुना करके उसके आधार पे उनसे जो कि वो प्रश्न करते थे। तो ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने बच्चों को काल्पनिक कहानियां सुनाई। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि नैतिकता होती क्या है, मोरालिटी क्या होती है। तो बात करें, मोरालिटी वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो मोरालिटी क्या है? नैतिकता यह है जिसके वजह से हमको सही और गलत का पता लगता है, जैसे क्या काम सही है और क्या गलत है। और ये चीज़ बच्चा जो कि अपने सामाजिक परिवेश से ही सीखता है, नैतिकता और अनैतिकता के बारे में। उसके बाद साथियों हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉपिक के सार के बारे में, जो कि है हिंज की कहानी के बारे में। तो बात करें साथियों, एक हिंज नाम का व्यक्ति है जिसकी वाइफ जो कि काफ़ी बीमार है और वह हिंज जो कि एक डॉक्टर के पास जाता है कुछ पैसे को लेकर के। और जब वो उस डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक दवा बताता है, जो कि दवा सिर्फ उसी डॉक्टर के पास होती है और सिर्फ उसी दवा से जो कि हिंज की वाइफ ठीक हो सकती है। और डॉक्टर ने उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे हैं और हिंज के पास उतने पैसे हैं नहीं। तो अब यहाँ पे हिंज जो कि डिलेमा में पड़ जाता है, यानी दुविधा में पड़ जाता है कि हिंज क्या करे। उसके पास उतने पैसे हैं नहीं कि वो दवा को खरीद सके, और यदि वह दवा नहीं खरीदेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, और यदि वह दवा नहीं खरीदेगा तो चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। तो यह क्या हो जाता है, हिंज जो कि नैतिक दुविधा में पड़ जाता है और लास्ट में वो जो कि चोरी को चुनता है, यानी कि दवा को चोरी कर लेता है। तो इस कहानी को आप याद रखिएगा, इस पे ही आगे के सभी पॉइंट टिके हुए हैं। तो अब इसमें हम बात करें जो कि नैतिक दुविधा क्या होती है, मोरल डिलेमा, जिसमें हिंज पड़ा हुआ है। जैसे कि सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने पाने की स्थिति को क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी कि हिंज जो कि एक ऐसी स्थिति में था कि वह नैतिक दुविधा में था, क्या सही है वह दवा की चोरी करे या फिर जो कि अपनी बीवी को मरने दे। दोनों में से किसी उसको एक को चुनना था, वो था नैतिक दुविधा। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। इस प्रकार के नैतिक दुविधा में हिंज था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो कि नैतिक तर्कता, यानी कि मोरल रीजनिंग होती है। इसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कता कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे अंत में हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा की चोरी कर ली, यानी कि लास्ट में हिंज ने जो कि चोरी को चुना था। तो यह क्या होता है, मोरल रीजनिंग होता है। उसके बाद साथियों हम बात करें जो कि कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा। जैसे कहानी हिंज की कहानी सुनाने के बाद से कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी। तो बच्चों के अलग अलग उत्तरों से उन्होंने विकास के 3 स्तर, यानी कि 3 लेवल्स और जो कि 6 अवस्थाएं, 6 स्टेजेस बताई। विकास की कितनी?
3 जो कि लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें साथियों सबसे पहले नंबर पे आता है प्री कन्वेंशनल लेवल। साथियों आप लोगों को बता दें कि इसको आप हिंदी में न याद करके इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होता है। क्या पहला क्या पॉइंट क्या हो जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल कैसे लेकर कब तक चलता है, तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा चुका है। 4 से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था जो होती है वो प्री कन्वेंशनल लेवल की होती है। तो बात करें, इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में जो नैतिक तरता यानी मोरल रीजनिंग है दूसरों लोगों के मानक के अनुसार होती है। इस उम्र में बच्चे की नैतिकता बाहरी दंड या पुरस्कार पर आधारित होती है। और बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो यह कितने भागों में बटा होता है, यह 2 भागों में बटा होता है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला याद रखिएगा आज्ञाकारिता और दंड, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें बच्चे की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, तो क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट इसमें हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। और इस अवस्था के साथियों बात करें, जैसे को तैसा अवस्था भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हूबहू ऐसे एग्जाम में मिल जाता है कि जैसे को तैसा अवस्था किसे कहता है, तो यह प्री कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है, जो कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई बच्चे के साथ करता है बच्चा ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करता है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, बच्चा इसमें सिर्फ अपना हित सोचता है। जैसे अगर आप उसका कोई भी नुकसान करेंगे तो वो भी आपका नुकसान कर देगा। जैसे बच्चा बोलता है अगर आपने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं आपकी पेंसिल तोड़ दूंगा। तो इसमें बच्चा खुद का जो कि स्वार्थ देखता है। अब दूसरा लेवल जो होता है वो होता है परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। पहला लेवल क्या था, प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसके 2 स्टेज थे। अब जो कि दूसरा लेवल है जो कि कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। अब इसके भी 2 लेवल होते हैं। जैसे इसमें अगर उम्र की बात करें तो इसमें उम्र जो कि 10 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था इसमें हो जाती है। यहाँ पे बच्चा समाज के नियमों और दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। और इसके भी 2 भाग होते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस अवस्था में बच्चा जो कि नियमों और दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो याद रखिएगा कन्वेंशनल लेवल में करता है। इसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जिसमें पहला होता है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, जैसे गुड बॉय एंड गुड गर्ल। बच्चा दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए व्यवहार करता है। वह चाहता है कि लोग कहें तुम बहुत अच्छे हो, यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए इस अवस्था में बच्चे जो कि काम करते हैं। उसका दूसरे नंबर पे आता है जो कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा समझता है कि समाज को चलाने के लिए कानून जरूरी है। जैसे चोरी करना गलत है क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। तो कन्वेंशनल लेवल में ये 2 स्तर हो जाते हैं। उसके बाद से अब तीसरा स्तर जो आता है वो उत्तर परंपरागत स्तर हो जाता है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो जाता है। पहला क्या था, प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा क्या था, कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जिसमें बच्चे की उम्र की बात करें तो 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं। जो तीसरा स्तर होता है इसमें जो बच्चा होता है वो डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। यहाँ नैतिकता स्वयं के सिद्धांतों और मानवता पर आधारित होती है। और इसकी भी साथियों 2 अवस्थाएं होती हैं, और ये दोनों अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। जिसमें पहला है क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल्स। जिसमें से अगर पहले की हम बात करें, पहला अवस्था क्या है, तो पहला अवस्था क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं
अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ सकते हैं, जैसे रेड लाइट है और वहाँ पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप रेड लाइट को ग्रीन होने तक इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी मानवता के अनुसार उस रेड लाइट को तोड़ करके उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही यहाँ पे होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दूसरा जो होता है वो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यह सबसे ऊंचा स्तर है। यहाँ व्यक्ति दूसरों की जान बचाने या मानवता के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे उसे खुद जेल क्यों न जाना पड़े। जैसे भारत के महान व्यक्ति भगत सिंह और महात्मा गांधी जी हैं। इन दोनों लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए और उनकी मानवता के लिए अपनी जान तक दे दिए। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। किसी प्रकार के कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।